बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं और आजकल की जो मौजूदा सूरत हाल है, तो उनके जहनों में कुछ सवालात हैं और उन सवालात को क्लियर करने के लिए आज मैंने मदऊ किया है प्रोफेसर डॉक्टर परवेज़ हाशमी साहब को। सर करंटली एसोसिएटेड हैं आगा खान हॉस्पिटल कराची से और एक्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी के आगा खान हॉस्पिटल के, और एक्स चेयरमैन हैं मस्कुलर स्केलेटन सर्विस लाइन इंक्लूडिंग ऑर्थोपेडिक और रोमेटोलॉजी डिपार्टमेंट फ्रॉम आगा खान। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आर्थराइटिस क्या है और आजकल की मौजूदा सूरत हाल में लॉकडाउन की वजह से जो पेशेंट घरों पर हैं वो किस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं इस आर्थराइटिस के पेन का? शुक्रिया यासिर। मेरा ख्याल है मैं पहले आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। आर्थराइटिस मींस दो लफ्जों का कॉम्बिनेशन है, आर्थ्रो और आइटस। आर्थ्रो मीन जोड़ का हिस्सा और आइटस मीन हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। इंग्लिश के दो वर्ड्स का ये हिस्सा है। तो इसका मतलब ये है कि जोड़ों में वेयर एंड टेयर जब हो जाए किसी भी वजह से, चोट लगने की वजह से, उम्र गुजरने की वजह से, डिजनरेशन से, इन्फेक्शन से, या स्टेराइल इन्फ्लेमेशन जिसे हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस से, तो इसको हम आर्थराइटिस का नाम देते हैं। तो इसी वजह से आर्थराइटिस की बहुत सारी इकसाम। एक तो कॉमन है डिजेनरेटिव आर्थराइटिस, जो कि हम कॉमनली उसे कहते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस। और दूसरी जो मेजर कैटेगरी है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिसमें जिस्म के सारे जोड़ों के अंदर की जो मेम्ब्रेन है, सिनोवियल मेम्ब्रेन, जल्दी वो सूज जाती है, इन्फ्लेम्ड होकर सारे जोड़ों को खाती है। तो ये दो ब्रॉड कैटेगरी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी आर्थराइटिस की किस्में हैं, जिसमें हम कहते हैं कि ये क्रिस्टल की वजह से हो गया है, लाइक यूरिक एसिड की वजह से आर्थराइटिस हो गया है, किसी स्किन डिजीज की वजह से हो गया है, ट्रॉमा, इन्फेक्शन, टीबी, बहुत सारी बेशुमार किस्में। अच्छा, आर्थराइटिस जो कॉमन है वो है डिजेनरेटिव आर्थराइटिस। उम्र गुजरने के साथ साथ जो वेट बेरिंग जोड़ है हमारे, और वेट बेरिंग जोड़ में सबसे जो कॉमन जोड़ है वो घुटने का जोड़ है, फिर कूल्हे और टखने के जोड़, और दूसरा जो जोड़ जो सबसे कॉमनली इन्वॉल्व होता है वो कमर का लोअर हिस्सा है, जिसको हम कहते हैं लंबोसेक्रल जंक्शन या लंबोसेक्रल स्पाइन का हिस्सा। तो ये वो जोड़ के हिस्से हैं जो कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं डीजेनरेटिव आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, और ये मिडिल एज घरेलू खवातीन को सबसे ज्यादा इसका इंसिडेंस होता है, मर्दों को कम होता है। जबकि दूसरी किस्म जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसमें ये होता है कि जिस्म के सारे जोड़ों को इक्वली, मसलन हाथ के जोड़ होंगे तो दोनों हाथों में एक जैसा असर होगा, घुटने के जोड़ होंगे तो एक जैसा असर होगा, और उसमें होता यह है कि अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत होती है, जो तकरीबन 1 घंटा लगता है, क्योंकि जोड़ के अंदर की मेम्ब्रेन जो है वो इन्फ्लेम होती है। ये तो पहला सवाल का हिस्सा है कि आर्थराइटिस क्या है। दूसरा ये है कि अब क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मरीजों का हम तक एक्सेस पॉसिबल नहीं, तो मरीज ये बेचारे आर्थराइटिस के क्या करें। मैं मरीजों को आर्थराइटिस की जो अलामात हैं, जब उन्हें पेन होता है, मोशन कम होने लगती है, उठना बैठना मुहाल होने लगता है, तो आम तौर पे 4 बातें उन्हें बता देता हूँ। पहली चीज मैं कहता हूँ रोजमर्रा जिंदगी में करना। उसका मतलब यह है कि जमीन पे उठना बैठना बिल्कुल बंद, खाना पीना इबादत सब काम कुर्सी पे, और ऊंची कुर्सी पे बैठे। ऊंची कुर्सी से मुराद यह है कि घर में डाइनिंग रूम की चेयर पे बैठे, लो लाइन चेयर, चौकी मसहरी सोफे पे ना बैठे। नमाज ऊंची कुर्सी पे बैठ के पढ़ें। बाथरूम में कमोड का इस्तेमाल करें। सीढ़ी पर नीचे उतरना चढ़ना कम से कम करें। ये तो पहली चीज है जिसे हम कहते हैं ना मॉडिफिकेशन इन लाइफस्टाइल। दूसरी चीज है हम कहते हैं वजन कम करें। अब अनफॉर्चुनेटली ये पिछले 2 महीने से तकरीबन लॉकडाउन चल रहा है और माह रमजान भी शुरू हो गया है, तो इसमें आमतौर पर लोगों ने वजन पुट ऑन। तो कोशिश करें कि लोग अपना वजन कम करें, और वजन कम सिर्फ 2 चीजों से होता है। एक है डाइटरी कंट्रोल, और दूसरी चीज जो है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मैं अभी बताऊंगा, वो हमारा तीसरा कंपोनेंट है। लेकिन डाइटरी कंट्रोल में कोशिश करें कि अपने जो है ना हमेशा भूख को रख के खाना खाएं, सिर्फ कहते हैं ना जिंदा रहने के लिए थोड़ा खाएं। और खाना खाने से पहले अगर वो थोड़ा सैलेड खा लें तो उससे फीलिंग हो जाती है। थोड़ा फल फ्रूट ले लें, जहाँ 2 रोटियां खाते हैं लोग वो एक पे आ जाए, या एक खाते हैं आधी रोटी कर लें। फिर मुगव्वन ग़िज़ाएं, ऑयली चीजें ना लें। रोटी आलू चावल का इस्तेमाल मिनिमाइज करें। उबली हुई चीजें, उबली हुई दालें नमक के मसाले के साथ, और फिर बारबेक्यू किया हुआ चिकन, फिश, इस तरह की चीज वो लें, तो डेफिनेटली उससे इनको न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट भी पूरे होते हैं और वेट भी कम होता है।
तो दूसरी चीज जो होगी वो है कि वजन कम करना। तीसरी चीज जो मैं कहता हूँ वो है एक्सरसाइज। देखिए, मैं एक्सरसाइज की आपको वीडियो भेजता हूँ, जो दो कॉमन एरिया है, एक है नी की और एक है अपना बैक। ये एक्सरसाइज हमने अपने फिजियोथेरापी के साथ मिलकर तैयार की है। बड़ी सादा सी आसान सी एक्सरसाइज है, बिस्तर पे लेट के करनी है। घुटने की एक्सरसाइज जो है वो बारीक पे लेफ्ट पे करनी है, 30-40 दफा सुबह और शाम को 2 सेशन। इसी तरह कमर की जो है वो 4 एक्सरसाइजेज है। 4 एक्सरसाइजेज का एक सेट है, 4 करेंगे, एक सेट पूरा हो जाए, चारों को दोबारा करें दूसरा सेट। तो ये 4-4 के 10-12 सेट सुबह और शाम। चौथी चीज जो मैं आर्थराइटिस के लोगों को समझाता हूँ वो है उनका मेडिकेशन। अब मेडिकेशन देखें दो तरह की, एक है न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट जो कि जोड़ों की घिसी हुई सरफेस को बेहतर करती है और खास तौर पे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है। आर्थराइटिस आम तौर पे मिडिल एज या ओल्ड एज में जब शुरू होता है तो खवातीन को ऑस्टियोपोरोसिस भी होती है, हड्डियों में भुरभुरापन होता है, तो उसके लिए उन्हें जरूर अपना बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट डेक्सा स्कैन कराएं और देख के असेस कराएं कि ऑस्टियोपोरोसिस का ग्रेड क्या है, हल्का, दरमियाना या बहुत ज्यादा। उसके हिसाब से फिर उन्हें कुछ ना कुछ दवाइयां देना जरूरी है। लेकिन जनरली कैल्शियम विटामिन डी के सप्लीमेंट में विटामिन के कंस्टिट्यूएंट है, तो उससे विटामिन डी और कैल्शियम विटामिन डी विद K2 का सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है। वो सप्लीमेंट्स जो कि जोड़ों की घिसी हुई सरफेस को बेहतर करती है मुख्तलिफ। देखिए, ग्लूकोजामीन विद कॉम्बिनेशन हुलानिक एसिड, डाइसरीन सॉल्ट, ये कुछ दवाइयां हैं जो हेल्प करती हैं, मुख्तलिफ कंपनियां बनाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ग्लूकोजामीन का रोल कम है, लेकिन हुलानिक एसिड और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट का काफी अच्छा रोल है, कुछ दवाइयों में मौजूद है, तो उससे काफी फर्क पड़ता है। दूसरा डाइसरीन सॉल्ट है। तीसरा रिसेंटली जो एक चीज है, अब कोलेजन फाइबर्स में बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, लेकिन जो उसमें जिसका जो सोर्स है सॉल्ट ही को, वो वाली दवाई लेने की। अच्छा, ये तो हो गया न्यूट्रन सब। लेकिन जब एक्यूट पेन होता है, जोड़ के अंदर सोजिश इन्फ्लेमेशन हो, जोड़ सूजा हुआ हो, पेन से मरीज चल ना पाए, तो फिर हम दर्द की दवाई जरूर देते हैं। दर्द की दवाई का एक मेजर ग्रुप है जिसे हम कहते हैं ना नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी, उसके साथ कोई ना कोई मसल रिलैक्सन का लेना भी जरूरी है। तो ये दोनों दवाइयां, और तीसरी दवाई हमेशा जो मैं लिखता हूँ उसे हम पीपीआई कहते हैं, कि कोई ऐसी दवाई जरूर लें जैसे मेदे में तजादित ना हो। तो तीनों का कॉम्बिनेशन बना के कोई हफ्ता 10 दिन खाएं, छोड़। दर्द की दवाई 5-10 दिन, हफ्ता 10 दिन से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दर्दों की दवाइयों से मेदे में अल्सर होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, गुर्दे फेल होते हैं। ये मरीजों को बार बार वार्न किया जाता है। तो दर्द की दवाई की इंटरमिटेंट थेरापी, इंटरमिटेंट थेरापी का मतलब यह है कि दवाई हफ्ता 10 दिन खाई, वक्फा दे दें, 2-4 दिन छोड़ दें। जब दर्द कम हो तो सिंपल कैलपोल, पेनाडोल, मेडिजिसेक, नेब्रॉल फोर्ट, इस तरह की दवाइयां, बेजरर दवाइयां जो है ना वो लेने की जरूरत है। ठीक है। चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और ये बहुत मुफीद मालूमात थी जो हमारे व्यूअर्स तक पहुंची, और यकीनन वो इनसे मुस्तफ़ीज़ भी होंगे। आखिर में मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपने बिजी टाइम में से इतने इम्पोर्टेंट इशू को डिस्कस करने के लिए हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस अ टाइम। और इंशाल्लाह हम इस तरह के सेशंस और भी कंडक्ट करेंगे, ताकि लोगों के दरमियान जो ये जैनिक सी काविश है कि ब्रिज का काम करे बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर, ये उसके तहत एक छोटी सी कोशिश है। तो शुक्रिया सर टाइम देने का। आखिर में अगर आप कोई जेनिक्स और जेनिक्स व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें। यासिर, थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है कि छोटी सी जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है, होपफुली लोगों को मदद करेगी, स्पेशली अगर इनको एक्सरसाइजेस के लिए वो 2 वीडियोस जो हैं वो भी अगर आप वेब पे डाल देंगे, तो वो वीडियो देख के थोड़ा लोग अपनी बैक की और नी की एक्सरसाइज करेंगे। और सेकंड ये है कि उनको वॉक जरूर करना चाहिए अपने सेफ डिस्टेंस से रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी टीम के लिए मेरा एक मैसेज है कि आप लोगों को 3 बातें सिर्फ कहें कि एक तो फेस मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, नंबर 2 जो सेफ डिस्टेंसेज हैं ग्रुप्स की मीटिंग्स में वो जरूर अपना मेंटेन करें, और सेफ डिस्टेंसेज वॉक करते हुए कम से कम 5 फुट का होना चाहिए। ऑफिस में बैठे हुए हैं तो वो भी 3-4 फुट के फासले पे बैठें, और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। और यही एक हमारी एफर्ट है कि हम इस कोरोना क्राइसिस से निकल सकते हैं और थोड़ा लॉकडाउन को जो है ना बेहतर बना सकते हैं, अगर हम अननेसेसरली घरों से बाहर ना निकलें। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत अल्लाह शुक्रिया हाफिज। सर, अल्लाह हाफिज़।